देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। ओडिशा और बंगाल में तबाही मचाने के बाद तूफान यास आखिरकार कमजोर पड़ गया है। अब ये बिहार और झारखंड पहुंच गया है, जहां कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। झारखंड के 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट तक जारी करना पड़ा है। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, गुमला, रांची, चतरा, रामगढ़, खूंटी जैसे इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और बिजली गिरने की भी आशंका है। करीब 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी भेजा गया है। तो तस्वीरों से साफ जाहिर है कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। इससे पहले कल ओडिशा और बंगाल में यास तूफान ने खासी तबाही मचाई। पश्चिम बंगाल में करीब 3 लाख घरों को नुकसान पहुंचा है और एक शख्स की मौत भी हुई है। समंदर का पानी दीघा शहर में घुस गया और 132 तटबंध भी टूटे। एहतियातन कोलकाता एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया था। शुक्र है कि ना तो ये 1999 के चक्रवात तूफान जैसा था, ना ही इसमें पिछली मई की अम्फन जैसी शिद्दत थी। पर ऐसा नहीं कि यास ने तबाही नहीं मचाई। ओडिशा और बंगाल के समुद्री इलाकों में 3 घंटे तक तेज हवाओं और बारिश की मार ने खूब तबाही मचाई। दोनों राज्यों में एक एक जान भी ली। दुर्भाग्यवशत एकजन मारा गेছেন, সেটাও অ্যাক্সিডেন্টাল डेथ। जिस आदमी की मौत हुई वो हादसे से हुई। वो मछली पकड़ने निकल गया था और डूब गया। এটা জাল ফেলতে গিয়ে মাছে শুনলাম সে ডুবে গেছে। पालासोर में 155 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी हवाओं ने कहर मचाया। भद्रक, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा में बहुत तेज बारिश और समंदर की ऊंची ऊंची लहरों की आफत रही। बंगाल के निचले इलाकों में भी समंदर की लहरों ने पानी भर दिया। पूर्वी मेदिनीपुर में दीघा हो, दक्षिण 24 परगना में फ्रेंजरगंज हो या उत्तर में हिंगलगंज, हर जगह यही आलम था। मैं हूँ हुगली नदी के पास और यहाँ पे पानी आ रहा है, हाई टाइड आ रहा है। ये सबसे शायद इंडिकेटर है कि कितना जबरदस्त स्टॉर्म सर्ज हो रहा है समुंदर में। समंदर से उठी ज्वार की लहरें ठाठे मारती, नदियों के बांध तोड़ती, सैकड़ों गांवों में हाहाकार मचाती पहुंची। ममता बनर्जी ने कहा कि 1 करोड़ लोगों पर इसका असर हुआ है। खारे पानी ने एकड़ों खेत बर्बाद कर दिए। जो समुद्र का पानी इतनी करीब 100 से अधिक जगहों पर जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अनुसार ब्रीच किया है, उसके कारण खेतों में भी ये समुद्री पानी जाने के कारण खेती भी जो है आने वाले दिनों में काफ़ी प्रभावित होगी। जहाँ तक जान माल की क्षति का सवाल है, निश्चित रूप से सरकार की जो कोशिशें थी उसके कारण बहुत ही कम पिछले साल की तुलना में लोगों की हताहत होने की खबरें काफ़ी कम हैं। मौसम का पूर्वानुमान, तूफान का रास्ता, हवाओं की रफ्तार और समय सब बिल्कुल सही भांप लिया गया। बस इस बात की चिंता बढ़ रही है कि बंगाल की खाड़ी में इतनी जल्दी ये तूफान क्यों उठने लगे हैं। यस, अभी धीरे धीरे वीक हो रहा है। अभी अगले 2 घंटे के अंदर ये वीक होकर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिणत हो जाएगा और इसके बाद आज मध्य रात्र को ये उत्तर उत्तर पश्चिमी दिशा में जाते हुए एक डीप डिप्रेशन में परिणत होगा और कल सुबह झारखंड के ऊपर ये एक डिप्रेशन में परिणत हो जाएगा। बुधवार रात और गुरुवार को यास तूफान पहले झारखंड और फिर बिहार को तेज बारिश में भिगोएगा। ओमान ने इसका नाम यास यानी नाउम्मीदी ठीक ही रखा, क्योंकि ये जहां जहां गया वहां वहां नाउम्मीदी और मायूसी को आंसू रुला गया। मनीष कुमार के साथ मौनी दीपा बनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस हमेशा से ही सवालों के घेरे में रहती है। अब बरेली में एक युवक ने आरोप लगाया है कि मास्क न लगाने पर पुलिस ने उसे डंडे मारे। इसका विरोध करने पर उन्होंने उसके हाथ पैर में कीलें ठोक दी। लेकिन पुलिस का कहना है कि मास्क पहनने की चेतावनी देने पर उसने पुलिस से बदतमीजी की और वो फरार हो गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस का ये कहना है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने खुद ही अपने हाथ पैरों में कीलें ठोक ली हैं। रंजीत बरेली के एसएसपी दफ्तर में पुलिस की शिकायत करने आया था। उसका आरोप है कि मास्क न पहनने पर पुलिस ने उसे डंडे मारे। जब उसने इसका विरोध किया तो चौकी ले जाकर उसकी आंख में पट्टी बांधी और उसके हाथ पांव में कीलें ठोक दी। मैं घर जा रहा था अपने 150-200 रुपए काम वाले लेके, और जैसे मैं घर एंट्री मारी थी वैसे बोले इधर आओ, मुझे बुलाया। किसने बुलाया? सिपाही ने नवाज चौकी के। अच्छा, कोई कर लेते वो टाइम पे। जब मुझे 4-5 डंडे मारे, मैं सर क्यों मार रहे हैं? बोलते तेरे पास मास्क नहीं, गाली बक के। तो मैं सर मैं जेब में लगा ले रहा हूँ। बोला आप लगाए गाली बक के। फिर क्या हुआ? आपके कीले कितने ठोकी? क्या हुआ था? वो आगो पट्टी बांधी थी, वो तो उसका कीले को ठोकी। किसने? चौकी के अंदर। लेकिन बरेली के एसएसपी का कहना है कि 24 तारीख को मास्क लगाने की चेतावनी देने पे रंजीत ने पुलिस से बदतमीजी की और भाग गया। उसके ऊपर 8 संगीन दफाओं में मुकदमा हुआ था। अब ये गिरफ्तारी से बचने के लिए हाथ में कील ठोंक कर आया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए इसके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है और ये घटना 24 तारीख की है और आज 26 तारीख को ये व्यक्ति अपने हाथ और पैर में कील लेकर आया है, जबकि ये मौके से ही फरार हो गया था और पुलिस लगातार इसके घर पे दबिश दे रही है। तो इस पूरे प्रकरण में अभी तक पुलिस के ऊपर कोई जो दुर्व्यवहार है या इस तरह की जो शिकायत है उसकी पुष्टि नहीं हुई है। एक शख्स हाथ पैर में ठुकी हुई कीलें लेकर के घूम रहा है। यह अजीब दर्दनाक नजारा है। इस बात की कोई और बड़ी जांच होनी चाहिए कि क्या वाकई इस शख्स ने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने हाथ पैर में खुद ही कीलें ठोक ली हैं या ठुकवा ली हैं। बरेली में रणदीप और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी अपना कहर बरपा ही रही है और तीसरी लहर को लेकर आहट जो है उसकी सुनी जा रही है, उसको लेकर चर्चा की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों के प्रभावित होने की इसमें आशंका है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार अपने हिसाब से अब तैयारी शुरू कर चुकी है। इसके लिए बड़े स्तर पर योजनाएं तैयार की जा रही हैं और जल्द ही नवजात शिशुओं व बच्चों के संक्रमित होने की संभावना को देखते हुए प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में 360 बिस्तर के आईसीयू की व्यवस्था करना शुरू कर दिया गया है। टीका लगाना नए ओपीडी के अंदर। मध्य प्रदेश का सबसे संक्रमित शहर अब अपने बच्चों को बचाने के लिए तैयार हो रहा है। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि संक्रमण से उबरने के बाद 4 बच्चों ने इंदौर में दम तोड़ दिया। तैयारी के लिए भी मेडिकल कॉलेज स्तर से किए जा रहे हैं, जहां पर चाचा नेहरू अस्पताल वगैरह है। अगर कुछ ऐसा होता है तो प्लानिंग में है उनका। मध्य प्रदेश में अभी तक 53,086 बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या 6,825 है। 1 साल तक के बच्चों की संख्या 987 है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक संक्रमित बच्चों में 31,000 लड़के और लगभग 22,000 लड़कियां हैं। सागर जिले में भी 300 से ज्यादा बच्चे संक्रमित हुए, जिसमें 4 की मौत हो गई। 302 बच्चों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई है और इसमें 15 से 20 बच्चे जो थे वो गंभीर बीमारी से भी पीड़ित थे, उनको भर्ती करना पड़ा। तो लगभग ये 20 बच्चे हमारे यहाँ एडमिट रहे हैं, जिसमें से 4 बच्चों की मृत्यु भी हुई है। इनको सर्दी खांसी नहीं होती है। ये ज़्यादातर बच्चे जो हैं पेट दर्द, दस्त या उल्टी की शिकायत के साथ आते हैं। ऐसे में निजी स्तरों पर भी प्रयास शुरू हैं। सागर के गढ़ाकोटा में चिल्ड्रन कोविड सेंटर में 10 पलंग तैयार किए गए हैं। इसमें बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए पोषण आहार के साथ इलाज, दवाइयों की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए झूला घर, खिलौने आदि की व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ संक्रमित बच्चे अपनी मां के साथ रह सकेंगे। वहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टर की भी तैनाती करेंगे, ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ की भी तैनाती होगी और जो बच्चे छोटे होंगे उनके परिजन उनके साथ रह सकें, इस प्रकार की व्यवस्था हम वहाँ पर कर रहे हैं। तो यह सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने आगामी जो तीसरी लहर है उसको देखते हुए करने का प्रयास किया है और लेकिन हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि एक भी बेड हमारे कोविड सेंटर का बच्चों वाला ना भरे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी 13 शासकीय मेडिकल कॉलेज और उनके कोविड अस्पतालों के डॉक्टरों और अधिकारियों के साथ मिलकर बच्चों में संक्रमण की आशंका को लेकर कार्य योजना तैयार की है। पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के माध्यम से पीडियाट्रिक आईसीयू
की अलग व्यवस्था हो, इसको भी सुनिश्चित किया गया। और केवल यही नहीं, बच्चों के इलाज में जो मैन पावर होगी, जो ह्यूमन रिसोर्स होगा, उसकी भी अलग से ट्रेनिंग हो रही है, क्योंकि बच्चों की टेस्टिंग एक अलग तरह का काम है, उनके इक्विपमेंट, उनकी दवाओं का प्रोक्योरमेंट। यदि बच्चे भर्ती होते हैं तो उनकी माता या उनके अटेंडेंट कहाँ पर रहेंगे, उसकी भी पूरी प्लानिंग हम कर रहे हैं। कोरोना की पहली लहर में लगभग 4% बच्चे संक्रमित हुए थे। दूसरी लहर में यह आंकड़ा 10% के आसपास तक जा पहुंचा है। देश में लगभग बच्चों की आबादी 30 करोड़ है और ये संक्रमित बच्चों की तादाद 14% के आसपास पहुंच गई है। इस लहर में हमने देखा है कि मरीजों को आईसीयू या ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। भगवान न करे तीसरी लहर में ये नौबत बच्चों तक पहुंचे, क्योंकि देश में वैसे भी जो पीआईसीयू हैं इसकी उपलब्धता बहुत कम है। सागर से राकेश, इंदौर से समीर के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट अब भी लोगों में लगातार देखी जा रही है। महाराष्ट्र में भी बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं जो वैक्सीन से बच रहे हैं। पालघर के आदिवासियों को टीके से डर लग रहा है। जागरूकता की कमी और मरने की अफवाह टीके पर भारी पड़ रही है। मुंबई से सटा पालघर जिला। मुंबई में टीका लगवाने के लिए भीड़ लगती है, लेकिन पालघर के आदिवासी इलाकों में टीका केंद्र सूने पड़े हैं। वजह है आदिवासियों में भ्रम और खौफ। मैं इस समय महाराष्ट्र में मुंबई के पास पालघर जिले में हूँ और ये डहाणू तहसील में साखरे गांव है। यहाँ बताया जा रहा है कि तकरीबन 3000 जनसंख्या है इस पूरे गांव की, लेकिन बहुत ही गिनती के लोगों ने टीका लिया है। लोग टीका लगवाने बहुत कम जा रहे हैं। क्यों कम जा रहे हैं? तो वही बताया जा रहा है कि डर और खौफ है, लोगों में थोड़ा सा भ्रम है। क्यों नहीं लिए? मैंने वैक्सीन नहीं लिया। कौन ही सांगत आमचं वाली काय? मेरे पति ने कहा नहीं लेने के लिए, इसलिए अब डर लगता है। तब नहीं गेलो। मतलब डर लगता है? हाँ। नहीं लिया। आपने भी नहीं लिया? आपको भी डर लगता है? डर तो लगता है ना। वो लोग दूसरा बोलता है कि टीका लेने के बाद में लोग मर जाता है। लेकिन वो टीका तो कोरोना से बचाने के लिए, बीमारी से। हाँ। कोरोना बीमारी से बचेंगे तो जिंदा रहेंगे। अपन लोग बोलता है ऐसा कि टीका लगाने के लोग मर जाते हैं, इसके लिए। तो आप गए नहीं? मैं गया नहीं। आपने टीका लगवाया कोरोना का? नहीं। क्यों? डर लगता है। आपको किससे डर लगता है? सुई के। सुन के क्या? सुई मारते थे। अच्छा, सुई से डर लगता है। हाँ। आदमी मर जाता है इसे बोल रहे थे। वनगा भी बोल रहे थे। वो ओइना में तो हॉस्पिटल है ना, इनके सामने भी बोल रहे थे। मतलब कौन लोग बातचीत करते आपस में? हाँ। लेकिन कभी देखा किसी को टीका लगा मर गया? वो तो नहीं देखा। साखरे गांव के पंचायत सदस्य रघुनाथ मोरे का कहना है कि इसके लिए गांव में मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन लोग समझने को तैयार ही नहीं है। 3000 की बस्ती वाले गांव में अभी तक सिर्फ 20 से 25 लोगों ने टीका लगवाया है। हम लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बोलते हैं कि इतना लोग मर रहे हैं और हम लोगों को मरवाने के लिए लेके जा रहे हैं कि आप लोग ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन कहाँ मरा है? टीका से तो कोई मरा नहीं है। टीका लेने से कोई मरा नहीं। कहाँ से कहाँ अफवाह की वजह से जो भी मन में आता है वो बोल देते हैं। तो आप लोग समझा नहीं पा रहे? हाँ, समझा नहीं पा रहे हैं। बहुत अच्छी मीटिंग ली है हम लोगों ने समझाने की, मगर समझ में नहीं आ रहे हैं। पास के ही ऐना गांव में टीकाकरण केंद्र है, जहां एक दिन में 100 डोज देने का लक्ष्य है, लेकिन दिन भर में मुश्किल से 30 लोग ही टीका लगवाने आते हैं। यहाँ पे थोड़े मतलब लिटरेसी रेट कम होने के कारण उनमें थोड़ा कम होता है कि क्या करे, उनमें मतलब कोई बताने वाला नहीं है, तो उसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं नर्स हैं इस आरोग्य केंद्र की। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मयूरी मनोहर पाड़वी, एएनएम हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप यहाँ पर भी रहती हैं और शायद गांव में भी जाती होंगी। हाँ। तो जब आप लोग गांव में जाते हैं ये टीका लगवाने के लिए कि आ जाइए लोगों को बुलाने, जागरूकता के लिए, तो क्या लोग आप लोग से बात करते हैं, सामने आते हैं या क्या होता है? नहीं, वो घर में रहते हैं। नहीं बोलते ज्यादा। अच्छा, बात नहीं करते? नहीं। क्या ऐसा भी हुआ है कि कभी उन लोगों ने गुस्सा किया हो या चले जाओ, ऐसा कुछ बोलते रहते? नहीं, मेरे को तो नहीं, लेकिन आशा को डांटते वो लोग। अच्छा। हाँ। सुनते नहीं उनकी? नहीं सुनते। क्यों हमारे ऐसा? को नहीं लगाना का टीका, ऐसा बोलते। पालघर की जो जनसंख्या है वो तकरीबन 30 लाख के करीब है और टीका जो अब तक लग पाया है सिर्फ 70,000 के करीब। और उस हिसाब से देखें तो जो एवरेज यानी औसत बैठता है वो 2.36 के आसपास बैठता है, जबकि पूरे महाराष्ट्र में 3.5% का औसत है। तो साफ तौर पर लोगों में भ्रम है, खौफ है। ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता की, ताकि लोग आगे आएँ और कोरोना जैसी महामारी से खुद को बचाने के लिए टीका लगवाएं।
पालघर से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। कर्नाटक में पिछले 1.5 महीनों के अंदर कोविड से संक्रमित मरीजों की मौत का ग्राफ तेजी से ऊपर गया है। गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इसी दौरान 500 से 750 लोगों की जान होम आइसोलेशन में गई है और सरकार अब होम आइसोलेशन में होने वाली मौतों से इनकार भी नहीं कर रही है। बेंगलुरु शहर के विल्सन गार्डन का गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल अब इसे स्पेशलाइज्ड कोविड केयर सेंटर में बदल दिया गया है, जहां 1/3 बेड ऑक्सीजन वाले। यहां ऐसे मरीजों को रखा गया है जो बहुत गंभीर नहीं है, क्योंकि होम आइसोलेशन को लेकर अब सवाल उठने लगे। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 1.5 महीने के दौरान जब कर्नाटक में हर रोज कोविड संक्रमण के 20 से 40 हजार केस सामने आ रहे थे, तब लगभग 750 मौतें होम आइसोलेशन के दौरान हुई। मैं इन मौतों से इनकार नहीं कर रहा हूं, ना ही छुपा रहा हूं। ऐसा हुआ होगा क्योंकि कई बार जानकारी की कमी की वजह से मरीज सही वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचते। ऐसे में देर होने से कई लोगों की जान गई है। इन कोविड केयर सेंटर्स में 60% से ज्यादा बेड्स खाली हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि होम आइसोलेशन बेहतर है। लेकिन सरकार अब ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जिन लोगों की RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उन्हें इन सेंटर्स में ही लाया जाए, यहीं उन्हें रखा जाए, क्योंकि सरकार अब जोखिम उठाना नहीं चाहती। बेंगलुरु शहर के साथ साथ राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में या तो ऐसे सेंटर शुरू हो चुके हैं या होने वाले हैं। बेंगलुरु में पहले से चल रहे सेंटर्स के अलावा इन नए सेंटर्स में 3,300 बेड्स हैं, जिनमें से 1/3 बेड ऑक्सीजन वाले हैं। इसी तरह पूरे राज्य के अस्पतालों में करीब 19,000 बेड्स हैं, जिनमें से 1/3 बेड्स के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन ज्यादातर खाली है। अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेज और दूसरे स्टाफ की कमी की भी शिकायत है। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स हु विल गो ऑन रिपोर्ट। हमने 1100 के आसपास जनरल ड्यूटी डॉक्टर्स की बहाली की है गांवों और तालुकों में, ताकि वहां के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर कमी न हो। That is the healthcare blocks, structural and functional unit of this healthcare system. सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उन मरीजों को इन सेंटर्स पर लाने की जो संक्रमित है, जिनमें लक्षण भी है, लेकिन वो न तो RT-PCR टेस्ट के लिए तैयार होते हैं, न ही इन सेंटर्स में दाखिले के लिए। और ये स्थिति शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में ज्यादा है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बारातियों को लेकर जा रही एक जीप ने रास्ते में खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। घटना में बोलेरो के ड्राइवर सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में 18 साल के 2 युवक भी शामिल हैं। बिहार के जहानाबाद में नेशनल हाईवे 83 पर बनी एक इमारत अचानक ढह गई। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं पहुंची, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सड़क पर लोग नहीं थे। इस हादसे के चलते नेशनल हाईवे 83 कई घंटों तक जाम रहा। ये मकान सिर्फ 4 साल पहले ही बना था, इसलिए इस हादसे पर अब कई सवाल भी उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों ने सड़क पर अपने खेतों से बेचने के लिए लाए ढेर सारे टमाटर सड़कों पर ही फेंक दिए। किसानों का आरोप है कि पुलिस ना तो उन्हें बाजार तक जाने दे रही है और ना ही वो लॉकडाउन में टमाटर को बेच ही पा रहे हैं।